from a prohibited relation or if a person marries sapinda. ठीक है, ये प्रोहिबिटेड रिलेशन या सपिंडा में अगर शादी करते हैं तो 1 महीने तक का ये स्टेटमेंट है, इसमें एक ही एंट्री कारावास, साधारण कारावास और 1000 रुपये का आपको पेनाल्टी फाइन लगा सकते हैं। अब हम आते हैं जो शून्य हो सकता है, ऐसा कौन सा शादियां हैं। ये मैंने जो बताया वो तो पहले से शून्य है। फिर कुछ शादियां हैं जो शून्य कर सकते हैं, जैसे इम्पोर्टेंसी का मतलब नई पासबुक का फोटो भेज देना, शादी करने, शारीरिक संबंध करने के लिए कोई कमजोरी है ना, तो आप कोर्ट में जाके शादी को शून्य कर सकते हैं। इफ योर पार्टनर इज इम्पोर्टेंट, फिजिकली कोई सीरियस डिफेक्ट है तो आप इम्पोर्टेंट। नंबर 2, अनसाउंड माइंड। अगर समझ लो आप जो पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड के हैं, उनके मानसिक संतुलन नहीं है, आप चाहे तो वो शादी को जिंदा रख सकते हैं या फिर आप जाके वो शादी को शून्य कर सकते हैं। ठीक है, जो है आप छल करके आपका सहमति लिया गया शादी के लिए, या तो वो शादी को आप जिंदा रख सकते हैं या कोर्ट में जाके वो फ्रॉड को प्रूव करके आप शादी से बाहर आ सकते हैं। नंबर 4, पहले से ही प्रेगनेंसी है, पैसा आया मतलब जवाब देना कि किसका आया। शादी से पहले ही स्त्री प्रेग्नेंट थी, वो आदमी अगर चाहे तो वो शादी को जिंदा रख सकते हैं, या वो आदमी जो है फैमिली कोर्ट में जाके डाइवर्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं, अच्छा 1 साल तक जो है आप डाइवर्स केस फाइल नहीं कर सकते, ऐसे लिखा है। ठीक है, लेकिन कुछ मामलों में कोर्ट ने गंभीर मामलों में जो है सुनवाई करके डाइवर्स ग्रांट किया है। ओके, अब हम आते हैं मेंटेनेंस। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 और 25 में भरण पोषण की बात किया है। सेक्शन 24 में हमारे फोन लगा दिया आपने, प्रोसीडिंग के चलते जो मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए, प्रोसीडिंग्स के चलते मतलब फैमिली कोर्ट में आपने केस फाइल कर रखे हैं और उसके दौरान भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। 25 परमानेंट मेंटेनेंस की बात करते हैं, एक फिक्स अमाउंट। मैं दो उदाहरण आपको देता हूँ। We are talking about maintenance. Maintenance can be maintenance during the proceedings or a permanent maintenance, है ना। एक फिक्स्ड अमाउंट आपको बोलने के लिए, देने के लिए कह सकते हैं। करिश्मा कपूर जो है एक इंडस्ट्रियलिस्ट से शादी किया, फिर थोड़े दिन बाद उनको लगा कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इतना अच्छा नहीं है, तो मैरिज तो वैलिड है, मैरिज तो वैलिड होते हैं। मैंने कहा कि हिंदू मैरिज में तो चाइल्ड मैरिज भी वैलिड माना गया। ठीक है, लड़के का एज 21 मंथ तय कर रखा है, लड़की का एज 18 तय कर रखा है। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से इवन अ चाइल्ड मैरिज इज वैलिड बट पनिशेबल। अब हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो करिश्मा कपूर वाला मामला में जो है वो कोर्ट में गया डाइवर्स के लिए, डाइवर्स ग्रांट हो गया। 10 लाख रुपया हर महीने मेंटेनेंस देने के लिए कोर्ट ने कहा, 10 लाख। फिर हमारा ऋतिक रोशन जो है बहुत फेमस एक्टर है, जैसे आप सब जानते हैं। उनका सुसन्ना रोशन के साथ बहुत अच्छा मैरिज सब लोग मानते थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक ट्विस्ट है।
वो ट्विस्ट में फिर दोनों ने कहा कि हम दोनों अलग अलग होना चाहते। हाँ जी। ट्विस्ट के बाद वो जब कोर्ट गया, कोर्ट ने ऋतिक रोशन से कहा कि आपका डाइवर्स के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आपको परमानेंट एलिमनी देना पड़ेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ेगा। कोर्ट ने एक अमाउंट तय किया, ज्यादा नहीं किया, केवल 400 करोड़ जो है सुसन्ना रोशन को देने के लिए कहा। आप सोच के देखिए, ऋतिक रोशन जो है, उनके हाथ में आपने ध्यान दिया होगा 6 उंगली है। इतना मुश्किल से वो जो है वो जी रहे थे, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, और इसके बीच में ये सब हो गया। ठीक है, फिर हम आते हैं रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन मतलब मेल मिलाप। देखिए, कोर्ट, आप तो लड़ाई करके कोर्ट में जाते हैं, लेकिन कोर्ट आपको फिर एक बार जो है पति पत्नी बन के जीने के लिए कोर्ट एक बार और ट्राई करते हैं। सेक्शन 223 में है ना, सेक्शन 23 में कोर्ट का एक ड्यूटी बना दिया कि एक बार पति और पत्नी के बीच में मेल मिलाप कराने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, फिर सीपीसी में सेक्शन 89 में भी ये बात लिखा है, शादी के मामले में अगर डाइवर्स के मामले अगर कोर्ट के पास आते हैं, कोर्ट जो है लोक अदालत में भी इसको भेज सकते हैं। आप लोक अदालत जो है इतना वेट किया तो थोड़ा और वेट करके फिर पति और पत्नी वापस डाइवर्स के लिए कोर्ट में आते हैं, और कोर्ट जो है उन्हें डिग्री पास करते हैं। अब हम आते हैं, अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल भी लेप्रेसी में जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं। ठीक है, लेप्रेसी जब डाइवर्स का ग्राउंड नहीं है तो जुडिशियल सेपरेशन तो आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं, अच्छा, ये मामले जो है समझा नहीं मैं, मौका नहीं मिला मतलब अच्छा बच्चों, आगे हम चलते हैं। एक बात ध्यान रखना, नहीं देखो, फैमिली मैटर्स, देखो कुछ मामले जो हैं पुलिस में आप नहीं जा सकते हैं। कुछ मामले ऐसे हैं जो पुलिस में आप जा ही नहीं सकते, जैसे फैमिली मैटर्स। पति को पत्नी अच्छा नहीं लगता है, और पत्नी को पति बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप पुलिस में जा नहीं सकते हैं, है ना। चेक बाउंस का केस है, वो भी पुलिस में नहीं जा सकते। प्रॉपर्टी का कोई मामला है, वो चेक पुलिस में नहीं जा सकते। जैसे शादी के मामले सारे जाते हैं फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट एक्ट बोलते हैं। 1984 में एक फैमिली कोर्ट एक्ट बना, फैमिली कोर्ट्स एक्ट। उसमें ये कहा गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक फैमिली कोर्ट होंगे। अगर समझ लो कोई डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट है वो फैमिली कोर्ट का काम करेगा। उसमें डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का एक डिस्ट्रिक्ट जज के कैडर का एक साहब को वहां बिठाते हैं। एक परिपक्व आदमी होना चाहिए, इसलिए फैमिली कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का एक आदमी को बिठाते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो अभी जेएम बना, उनको नहीं बिठाते। जो मैच्योर और सीजन्ड आदमी को ही फैमिली कोर्ट का जज बनाया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं हिंदू गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू माइनॉरिटीज एंड गार्डियनशिप एक्ट। देखिए, संरक्षक कौन होना चाहिए, है ना। हिंदू, देखिए, माइनर का मतलब है 18 साल से कम जो बच्चा है उसको हम
चाइल्ड भी बोल सकते हैं, माइनर भी बोल सकते हैं, ठीक है। गार्डियन कौन होते हैं? गार्डियन कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला है नेचुरल गार्डियन। नेचुरल गार्डियन मतलब संरक्षक अलग अलग होते हैं। संरक्षक का मतलब क्या होता है? संरक्षक का दो मतलब है, एक आपका व्यक्तित्व और आपका संपत्ति का ध्यान रखें। एक आपका व्यक्तित्व, जैसे आपका बेटा है, बेटी है, वो बिल्कुल छोटे हैं, वो अपना ख्याल नहीं रख सकते, तो आप उसका उनके संरक्षक होते हैं। और उनके प्रॉपर्टी, समझ लीजिए उनको किसी ने प्रॉपर्टी गिफ्ट किया, क्या वो अपना वो प्रॉपर्टी का संरक्षण कर सकता? नहीं कर सकता। तो यू टेक केयर ऑफ द माइनर्स, पर्सन एंड प्रॉपर्टी। नेचुरल गार्डियन कौन होते हैं? हमारे जो बॉय है या गर्ल है, जो भी चाइल्ड है, उसका गार्डियन पहले पिता और उनके बाद मदर, फादर एंड आफ्टर हिम मदर। मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा, आपको मेरी आवाज नहीं आ रहा है? ठीक है, देखिए आपका संरक्षक, ओके, आपका संरक्षक जो है पहले पिता माना गया है और उसके बाद मां माना गया है। देखिए पिता अगर संरक्षण नहीं कर पाते हैं तो मां भी संरक्षक बन सकते हैं। एक केस हुआ था गीता हरिहरन के नाम आप लिखिए, गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मां भी संरक्षक हो सकते हैं। अगर पिता अपना जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं तो मां भी संरक्षक घोषित किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा है टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट्री मतलब माता या पिता वसीयत में लिखे जा सकते हैं। The first kind of guardian is natural guardian. Natural guardian is father and after him mother. But if father is irresponsible or father for some reason is not able to carry out his duties, mother can take his place. Number 2 is testamentary. टेस्टामेंट्री का मतलब आपने वसीयत में क्या लिख के गया? वसीयत में आपने लिखा गया कि मेरे भाई जो है, मेरे समय बाद मेरा भाई मेरे बच्चों का संरक्षक होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप मरने के बाद आपकी वाइफ जिंदा है तो वाइफ ही संरक्षक होंगे। वाइफ जो है ने फिर वसीयत नहीं लिखा तो वो भाई जो है आपके मदर के बाद, आपके वाइफ के बाद वो गार्डियन बन सकते हैं। यू कैन राइट इन योर विल हु कैन बी द नेक्स्ट गार्डियन। ऑफ कोर्स आफ्टर फादर द मदर हैज द प्रेफरेंशियल राइट टू बी द गार्डियन। नंबर 3, कोर्ट भी अपॉइंट कर सकते हैं। कोर्ट को भी गार्डियन अपॉइंट करने का अधिकार है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे का प्रॉपर्टी को लेके बहुत बड़ा इश्यू हो जाते हैं कि तो कोर्ट जो है सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देख के, तथ्यों को और परिस्थिति को देख के कोर्ट किसी को गार्डियन बना सकते हैं, ठीक है। कस्टडी। कस्टडी का मतलब बच्चा किसके पास रहेगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, बच्चा जो है 5 साल तक मदर के पास जनरली रहते हैं। मदर के पास जो है कोर्ट जो है मदर के पास कस्टडी में रखते हैं, वो बच्चा बेटा हो या बेटी। लेकिन बाद में बच्चे का कल्याण किसके पास रखना है?
समझ लीजिए, एक केस हुआ था, एक आईएएस हस्बैंड और एक वाइफ जो है वो कुछ जॉब नहीं करती थी, शी वाज जस्ट टेकिंग केयर ऑफ होम, वो अपने घर को संभाल रहे थे। तो मामला ये था, वो आईएएस हस्बैंड और स्त्री के 2 बच्चे थे। हस्बैंड के पास दोनों बच्चों का कस्टडी दे दिया गया। वो इसलिए दिया गया क्योंकि बच्चों का एजुकेशन, कोर्ट को लगा कि बच्चों का जो एजुकेशन और जो उनका फ्यूचर है वो फादर जो है इतना बड़े अधिकारी होने के नाते वो ज्यादा संभाल वो कर सकते। पर जिसको भी कस्टडी दिया जाए, लेकिन विजिटिंग राइट्स दूसरे पार्टनर को दिया जाता है। विजिटिंग राइट मतलब महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, 2 महीने में 1 बार, वो कोर्ट जो डिसाइड करे, दूसरा जो पार्टनर है वो जाके बच्चे से मिल सकता है, क्योंकि 2 लोग जरूरी होता है एक बच्चे को इस जगत में लाने के लिए। और कोई भी कारणवश 2 लोग बिछड़ जाते हैं, लेकिन वो बच्चा तो दोनों के होते हैं। तो विजिटिंग राइट्स जो है वो। अब हम आते हैं अडॉप्शन। अडॉप्शन मतलब दत्तक ग्रहण। अडॉप्शन, जो आप मेरे साथ हैं, ध्यान तक आपको समझ में आ गया? क्लास में होता तो पता करने का तरीका भी था कि कोई बच्चा सो रहा है या नहीं सो रहा है, इसमें वो सुविधा भी नहीं। ठीक है। अडॉप्शन, अडॉप्शन का मतलब दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण, देखिए कुछ चीजें समझना जरूरी है। एक, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट बनने से पहले केवल लड़कों को ही अडॉप्ट किया जाता था। दत्तक ग्रहण केवल लड़कों के होते थे। प्लीज अंडरस्टैंड, बिफोर adoption act came into force, only boys could be adopted. लेकिन 1956 में ये एक्ट जब बना, even girls could be adopted. ये सबसे पहली चीज आपको याद रखनी चाहिए। और अडॉप्शन देने का अधिकार हस्बैंड को भी है, वाइफ को भी है। लेकिन हस्बैंड अगर अडॉप्शन में अपने बच्चे को दे, वाइफ का सहमति जरूरी है। वाइफ अगर अडॉप्शन में दे तो हस्बैंड का कंसेंट जरूरी है। आप एक बच्चे को किसी और को देते हो कि, और फिर वो जो है उनके माता पिता बन जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि पिता भी दे सकते हैं, माँ भी दे सकते हैं। अगर पिता और माँ नहीं है, गार्डियन, संरक्षक भी दे सकते हैं। आप समझना इसको, है ना? क्योंकि माता और पिता के बाद सबसे बड़ा जो रोल होता है वो गार्डियन का होता है। आप लोग मुझे माफ करना कि मैं बार बार कॉफी पीता हूँ। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन से ये कफ और कोल्ड चल रहा है, इसलिए बीच बीच में पानी पीना पड़ रहा है। ठीक है। ओके, तो अडॉप्शन में ये कहा गया कि अडॉप्ट करने वाला हिंदू होना चाहिए, अडॉप्ट करने वाला भी हिंदू होना चाहिए। 15 साल के बाद आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। 15 साल बाद 15 बच्चों, आप हंस सकते हैं क्योंकि आप जैसे अनिश जैन साहब कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप थोड़ा सा
हाथ बांध के 2 मिनट ऐसे बैठो, ऐसे बैठने की जरूरत नहीं है ना, आप हंस सकते हैं। ओके, ओह माय गॉड, आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है ना? गुड। मेरे रोज गार्डन है, मैं डार्क चॉकलेट खाता हूं, ये पता है आईपीसी के तहत इसको स्टॉकिंग कहते हैं। स्टॉकिंग, स्टॉकिंग मतलब हाथ धो के किसी के पीछे पड़ रहा। ओके, फिर है 15 साल, हाँ 15 साल के बाद अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है तो वो रीति रिवाज अगर अनुमति देते हैं तो 15 साल के बाद भी कोई बच्चे को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है? बच्चों आप अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन अपन है ना क्लास के बाद सबसे लास्ट में अपन ये चीजें अपन बात करेंगे, ठीक है? ओके, फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान का जरूरत नहीं। यार ये कोई आना चाह रहे हैं लेकिन मैं उनको ऐड कर रहा हूं, वो ऐड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अनुष्ठान का जरूरत नहीं है। पहले दत्ता होमा करके एक धार्मिक विधि होता था, किसी को अडॉप्ट करने के लिए या अडॉप्शन में देने के लिए धार्मिक विधि की जरूरत था। लेकिन हिंदू अडॉप्शन एक्ट के तहत कोई भी धार्मिक, आई एम सो सॉरी, मैं आपको एडमिट कर रहा था लेकिन ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, है ना? मैं कुछ टेक्निकल इश्यू से मैं ऐड कर रहा था लेकिन आप ऐड नहीं हो पा रहे थे, ठीक है? ओके, फिर है अडॉप्शन में अगर समझ लो एक सिंगल पेरेंट है, एक व्यक्ति अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, एक मेल अगर एक फीमेल बच्ची को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके बीच में 21 साल का डिफरेंस होना अनिवार्य है। अगर एक फीमेल जो है एक मेल व्यक्ति को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो भी 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है? ये 21 साल का डिफरेंस का वजह ये है उसका वो भले ही 21 साल का वो डिफरेंस बनाए रखे, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक नया एक्ट बना है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जेजे एक्ट बोल सकते हैं, जेजे एक्ट है ना, उसको ही पूरा नाम है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। इसमें क्या किया, इसमें अडॉप्शन बहुत इजी बना दिया है ना। अच्छा, पहले हिंदू अडॉप्शन एक्ट के हिसाब से तो अगर एक व्यक्ति का बेटा हो या उसका बेटा हो या उसके बेटे हो तो आप बेटे को अडॉप्ट ही नहीं कर सकते, या आपका बेटी को भी अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसे समझ लो और एक ही अडॉप्ट कर सकते थे। आप समझ लो कोई जुड़वा बहन है, ट्विन सिस्टर्स है, कोई उन दोनों को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, नहीं हो सकता था, ठीक है? दिक्कत क्या था? दिक्कत दोनों के लिए था, माता पिता लेना चाहते थे, वो दोनों जुड़वे भी अलग अलग नहीं होना चाहते थे, ठीक है? पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 इज अ रेवोल्यूशनरी एक्ट, बहुत क्रांतिकारी एक एक्ट है जिसमें जो बच्चों को अडॉप्ट करने का जो प्रोविजंस है बहुत लिबरलाइज कर दिया, बहुत उदारीकरण कर दिया, ठीक है? अबैंडन्ड चिल्ड्रन, जिन बच्चों को किसी ने छोड़ दिया, उनका माँ बाप का कुछ अता पता नहीं, इवन दोस चिल्ड्रन कैन बी अडॉप्टेड, है ना? ओके, अडॉप्शन से होता क्या है? अडॉप्शन से ये होता है कि आप जो नया फैमिली में आते हैं उधर के सारे राइट्स आपको मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये जिसको भी अडॉप्शन में दे रहे हैं, जिसको भी अडॉप्शन में ले रहे हैं, उनका पहले ही कुछ प्रॉपर्टी में हक था, तो उसे वो छीना नहीं जाएगा। और जो नए परिवार में ही आएगा
वो उससे पहले किसी को प्रॉपर्टी का हक है उससे छीना नहीं जाएगा, ठीक है। अडॉप्शन विल नॉट अफेक्ट द राइट्स ही हैड nor will it divest others of the rights others had, okay, ये चीजें हैं। और अडॉप्शन इज वंस एंड फॉर ऑल, अडॉप्शन जो है एक बार हो गया तो हो गया। आप कल ये नहीं कह सकते कि देखो मैं अडॉप्ट किया, अब मैं अडॉप्शन को रिवोक करना चाह रहा हूं, मैं हटाना चाह रहा हूं। यू कैनॉट रिवोक अडॉप्शन, ठीक है। अब हम आते हैं मेंटेनेंस पे। मेंटेनेंस मतलब भरण पोषण, मेंटेनेंस। हाँ जी, साउंड माइंड पर्सन ही अडॉप्ट कर सकते हैं। मेंटेनेंस एक्ट जो है उसमें सेक्शन 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 18 भरण पोषण, यही है। ये भरण पोषण का सिस्टम कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है। ये नए समाज, जो आधुनिक समाज है, इसमें भरण पोषण का सिस्टम बना। पहले जो है आदमी का काम ये था कि आदमी और औरत जो है बच्चे पैदा करते हैं, और बच्चे का जो बचपन है बहुत शॉर्ट पीरियड होता था। लेकिन आज सोसाइटी जो है अब चेंज होने की वजह से बच्चे का जो चाइल्डहुड है बहुत एक्सटेंड हो गया, लाइक 18 ईयर्स तो डेवलप्ड कंट्रीज में, इंडिया में तो और भी वैसे टाइम लगता है। तो मेंटेनेंस का जो जिम्मेदारी है प्राइमरली हस्बैंड के ऊपर डाला गया, ठीक है। हस्बैंड हैज टू मेंटेन हिज वाइफ। मेंटेनेंस कब कब देना होता है पता है? एक तो शादी के दौरान, दूसरा सेपरेट अगर रह रहे हैं वो भी देना पड़ता है, तीसरा डाइवोर्स की स्थिति में भी देना पड़ता है। एक तो शादी के दौरान आपको मेंटेन करना ही है। नंबर 2, अगर समझ लो किसी कारणवश अलग अलग रह रहे हैं तो भी आपको मेंटेन करना है। शादी तलाक की स्थिति में भी आपको मेंटेनेंस देना होता है, ठीक है। मेंटेनेंस को कोर्ट रोका जा सकता है अगर 3-4 चीज आप कोर्ट में प्रूव करें। हाउ कैन यू स्टॉप मेंटेनेंस, है ना। ये अगर समझ लो आपने प्रूव कर दिया आपका जो पार्टनर है शी इज लिविंग इन अडल्ट्री और ही इज लिविंग इन अडल्ट्री। अच्छा, मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट और सीआरपीसी तो ये कहते हैं कि आदमी का काम है मेंटेनेंस देना, लेकिन हिंदू मेंटेनेंस एक्ट में कभी कभी स्त्री को भी मेंटेनेंस देने के लिए कहा जा सकता है, रेयर केस में, ठीक है। विरल मामलों में ही ऐसा होता है। लेकिन मेंटेनेंस देना आपने शुरू किया, लेकिन मेंटेनेंस को रोका भी जा सकता है। कार्ट मतलब KART का मतलब क्या है? हस्बैंड और वाइफ की बात हम कर रहे हैं, है ना। कर्ता अलग चीज है, कर्ता जो है, कर्ता का रोल सक्सेशन में आएगा, ओके। अगर फिर दूसरा, आपने म्यूचुअल कंसेंट से अलग हुए हैं, आपसी सहमत से आप अलग हुए। आप ये नहीं कह सकते कि साहब आज तो जो है जुलाई हो गया, इतना तारीख हो गया, मुझे अभी तक जो है मेंटेनेंस नहीं मिला, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट में भी आपको फिर बिना कोई कारण आप अलग अलग रह रहे हैं, है ना, विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, ठीक है, उसमें भी आप नहीं रह सकते हैं। या आपका दूसरा शादी हो गया, आपने जो है पहला शादी तो गलती से हो गया था, फिर आपने कहा कि एक अच्छा पार्टनर मैं खुद ढूंढ लेता हूँ, और आपने मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स वगैरह में आपने अपना अलग अलग फोटोज डाले और जो है आप शादी किया। तो
उसमें भी आप फिर आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा दूसरा शादी होने के बाद। अब हम आखिरी चीज पे आते हैं, सक्सेशन। सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार। ये लिंक में क्लिक करने से पैसा वगैरह मिलेगा क्या? ओके, सक्सेशन। सक्सेशन जो है हिंदू सक्सेशन, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो है उसमें कुछ चीजें आपको समझना चाहिए। एक, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अलग चीज है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अलग चीज। एक पैतृक संपत्ति अलग है और स्वयं अर्जित संपत्ति अलग है। मुस्लिम लॉ जब हम पढ़ेंगे तो ये विभाजन नहीं है, लेकिन हिंदू प्रॉपर्टी को एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति और दूसरा स्वयं अर्जित संपत्ति। स्वयं अर्जित संपत्ति मतलब मैंने जो संपत्ति अर्जित की। पैतृक संपत्ति मतलब मेरे पिता ने और मेरे दादा ने और मेरे परदादा ने जो बनाया। मेरा जो स्वयं अर्जित संपत्ति मैं किसी को भी दे सकता हूं, जरूरी नहीं है घर का किसी को दे, स्ट्रेंजर अजनबी को भी दे सकता हूं। लेकिन पैतृक संपत्ति आप केवल जो को पार्सनर है, सहदायिक, केवल को पार्सनर को ही दे सकते। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये शब्द आप लिखिए, को पार्सनर, सहदायिक। देखिए हिंदू लॉ में सहदायिक किसको कहते हैं? आपके पिता या उनके पिता से के प्रॉपर्टी में जब आप अधिकार रखते हैं, आपको को पार्सनर कहते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि 9 सितंबर 2005 तक केवल लड़के ही को पार्सनर बन सकते थे, लेकिन सितंबर 9, 2005 में स्त्री को भी को पार्सनर बनाया गया। आप समझना इसको। पहले केवल लड़के ही पैतृक संपत्ति के अधिकारी होते थे, लेकिन सितंबर 9, 2005 में विवाह उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया, सेक्शन 6 में चेंज किया। सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 was amended only in 2005। 2005 तक हमें इंतजार करना पड़ा कि स्त्री को भी हम बराबर हिस्सा दें, बट बेटर लेट देन नेवर। इंग्लिश में कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। देर से आई तो भी ठीक है, इससे अच्छा है कि कभी वो ही हुआ ही नहीं। ठीक है, तो स्त्री को भी को पार्सनर बनाया गया। हिंदू उससे पहले स्त्री के पास अगर संपत्ति आते थे तो भी उसको लिमिटेड एस्टेट बोलते हैं। लिमिटेड एस्टेट का मतलब उसे एंजॉय करने का अधिकार तो था, लेकिन डिस्पोज करने का अधिकार नहीं था। बिफोर 2005 women did not have co-parsonary rights. It was a very radical thing to happen for women. ठीक है। अच्छा, आप उत्तराधिकार से वंचित कब रह सकते हैं? नंबर 1 मर्डर, नंबर 2 कन्वर्शन। अगर आपने मर्डर किया, किसका मर्डर? जिसका प्रॉपर्टी आपके पास आने वाला था उसका अगर मर्डर किया तो आप प्रॉपर्टी से वंचित रह जाते हैं। हाँ, आप क्या कर रहे हो? आप
किसी को मार रहे हो ताकि उसका प्रॉपर्टी आपको मिले, तो यू आर डिस्क्वालिफाइड टू गेट हिज प्रॉपर्टी। नंबर 2, कन्वर्शन। अगर समझ लो कन्वर्स, आपने धर्म को बदल दिया, आपका बच्चा जो है को-पार्टनर फिर नहीं बन सकते, ठीक है। ये 2 डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन ध्यान रखना, डिस्क्वालिफिकेशन मतलब अयोग्यता। अयोग्यता जो है, कोई डिसीज, कोई बीमारी, कोई डिफेक्ट अयोग्यता नहीं है। कोई अनसाउंड माइंड भी हो तो भी वो डिफेक्ट, वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, वो अयोग्यता नहीं है, ठीक है। फिर हम आते हैं, अगर हिंदू आदमी अगर बिना वसीयत करके जाए तो 4 क्लासेस बनाए हैं। क्लास 1, 2, 3 and 4। हाँ जी, इधर हमारे यहाँ ये एक प्रोग्राम चल रहे हैं, इसलिए वॉइस में दिक्कत आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ये 4 क्लासेस में, जैसे हिंदू आदमी अगर बिना वसीयत लिख के जाए, वसीयत लिख के मर जाए, उसमें क्या होगा, उसका वाइफ, उसका बेटा, उसका बेटी, उसका बेटा अगर मर गया उसके बच्चे, उसका बेटी अगर मर गया उनके बच्चे, उन सबको मिल सकते हैं। लेकिन उसका फादर, अगर हिंदू बिना वसीयत लिख के जाए, उसका फादर 2nd क्लास में आते हैं, 2nd क्लास 2 में आते हैं। सुनो, देखो ये 2 मिनट और है। अच्छा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है? सुनो, अपन कल करते हैं। अच्छा, मेरी बात सुनो यार, ये क्या है, सुनो। हाँ जी, सुनो, देखिए 2 लाइन और आप सुनिए। एक सेकंड। Friends, are you able to hear me? ओके, देखिए, सुनो, अगर एक हिंदू आदमी अगर बिना वसीयत लिख के जाए, क्लास 1 में उनके बच्चे, प्री डिसीज्ड बच्चे, सन या डॉटर, है ना, अगर ये कोई भी नहीं है तो ही उसके फादर के पास वो प्रॉपर्टी जाएगा। तो ये चीजें हैं। थोड़ा सा सक्सेशन एक्ट में हिंदू मेल और हिंदू फीमेल, देखिए इसमें ऐसा है,
हिंदू फीमेल में अगर हिंदू फीमेल का डेथ बिना वसीयत करके हिंदू फीमेल मर जाए, नो ये तो आपको है ना वो एक्ट आपके पास एक्ट होना चाहिए। मेरा वो दूसरा रूम में रह गया है। हिंदू मैरिज एक्ट जो है आपके पास होना चाहिए। आपके बस नाम के पीछे अगर LLB लिखना है तो आप पैसा खर्च मत करना, लेकिन जैसे शिव कुमार LLB करके आपको विजिटिंग कार्ड बनाना है तो ये एक्ट वगैरह खरीदने का जरूरत नहीं है। अगर नहीं है, एग्जाम अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जज बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक्ट खरीदना पड़ेगा। उसमें आपको सेक्शन 14 से लेके 18 तक आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब मैंने आपको कहा, अच्छा एक फेमस केस फ्रेंड्स, इंग्लिश में मैं बीच बीच में बोल रहा था, ओके। और कोई डाउट है तो मैं और बता दूंगा। एक फेमस केस है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा जो केस है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो इंपॉर्टेंट बात कहे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, once a daughter always a daughter। प्लीज अंडरस्टैंड, बेटी जो है, कई लोग सोचते हैं कि बेटी का शादी होने के बाद अब हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन बेटी का शादी हो नहीं हो, बेटी हमेशा बेटी है। और बेटी जो है अपने पैतृक संपत्ति का हकदार है। That is once a daughter, always a daughter। कई लोग क्या करते हैं, माता पिता लड़की के शादी के समय एक अमाउंट उसके नाम पे अपना प्रॉपर्टी जो है का एक हिस्सा या एक अमाउंट उसके नाम पे ट्रांसफर करते हैं और सोचते हैं कि इट्स ऑल ओवर। लेकिन नहीं, a daughter always remains a daughter and she has the right to co-parcenary property। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है, स्त्री का राइट जो है उनके जन्म पे उनको मिलते हैं, अपॉन हर बर्थ, नॉट डेथ ऑफ फादर। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। स्त्री का अधिकार पैतृक संपत्ति पे कब होते हैं? पिता के मृत्यु पर नहीं, उनके जन्म पर। स्त्री जैसे ही जन्म लेती है वो पैतृक संपत्ति के अधिकार उसे मिलते हैं, ना कि पिता के मरने के बाद उसे कुछ अधिकार मिलते हैं। These are two important things, friends. One, once a daughter, always a daughter. Number 2, a woman's rights comes to her not upon the death of the father but upon her own birth। अब एक दो प्रैक्टिकल चीजें और बता के मैं आज का क्लास यहाँ खत्म करना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, फैमिली वाले सारे मामले फैमिली कोर्ट में सुनवाई होते हैं, फैमिली कोर्ट, ठीक है। फैमिली कोर्ट में समझ लीजिए एक पार्टी, फैमिली कोर्ट में आपको वहां जाना आवश्यक है। जैसे सिविल कोई प्रॉपर्टी का मामला है तो आप कोर्ट में आपके
वकील साहब को भेज सकते हैं, लेकिन फैमिली वाले मामले में कम से कम एक बार आपको बुलाए जाते हैं। समझ लीजिए एक पार्टनर फॉरेन में है, विदेश में है, तो अगर मजिस्ट्रेट पढ़ा लिखा है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करा सकते हैं, बाकी बुला भी सकते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, फैमिली कोर्ट के अपील कहां जाते हैं, कोई भी बताइए। Where does we have learned that all family matters go to family court? Where does the appeal from family court go to? फैमिली कोर्ट के अपील कहां जाते हैं? यस, वेरी गुड। फैमिली कोर्ट के अपील हाई कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, मेरा एक मित्र था, वो हाई कोर्ट के बुराई करते रहते थे, हाई कोर्ट क्या है और सुप्रीम कोर्ट क्या है, लेकिन फिर उसका ये फैमिली एक मैटर हुआ। सब अच्छे चल रहे थे, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा एक ट्विस्ट है, तो कोर्ट जाना पड़ा। फैमिली कोर्ट तो उसके खिलाफ फैसला दिया। फिर वो मेरे पास आया, मैं लॉयर नहीं हूं, लेकिन वो मेरा फ्रेंड है, वो बात डिस्कस करने आया। तो मैंने कहा कि आप हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिल सकते हैं हाई कोर्ट में। ये जो फ्रेंड है वो हाई कोर्ट की इतने बुराई करता था कि क्या हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मैं चुप रहता था। लेकिन मुझे पता चला कि ईश्वर है। कई लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, लेकिन ये ऐसे टाइम आते हैं जब हमें पता चलता है कि ईश्वर है। तो मैंने कहा कि हाई कोर्ट मत बोलना, माननीय हाई कोर्ट कहना, माननीय उच्च न्यायालय, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो हिंदू लॉ के कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस हमने डिस्कस किए, कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हमने डिस्कस किए। मैं सोचता हूँ आपको समझ में आए होंगे। आप सब इस क्लास में जुड़े, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। ओके बच्चों, मैं पूछ रहा था कल मुस्लिम लॉ एडमिट कार्ड के लिए आप आ जाइए, कभी भी आ जाइए। आधे घंटे में मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगा, आप कभी भी आ जाइए। ठीक, थैंक यू, गॉड ब्लेस। मैं कह रहा था कि कल मुस्लिम लॉ की क्लास चाहिए या मुस्लिम लॉ आप खुद पढ़ लोगे? लीगल लैंग्वेज अपन है ना, आपके लीगल लैंग्वेज के एग्जाम से पहले अपन एक दिन लेंगे। ठीक है, मुस्लिम लॉ कल करते हैं 10:30। ठीक है, आप सब अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस, बाय। Health activities.